हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास 11th में फिजिक्स में चैप्टर 25 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए इससे पहले भी हमने जो है फिजिक्स में काफ़ी सारी गतियाँ पढ़ी हैं, दोलनी गति भी पढ़ी है, और हमने जो साम्यावस्था है और विराम अवस्था है, गति अवस्था है, ये सारी अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं। और हमने इसमें पीछे वृत्तीय गति भी पढ़ी हुई है, जिसमें हमने अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक भी प्राप्त किए थे। तो देखो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति देखिए होती क्या है। अगर हम बात करने लगे जैसे कि कोई पिंड है, अगर वो एक निश्चित समय अंतराल बाद, कह लगे एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को क्या करता है, वो बार बार दोहराता है, तो वो उसकी गति क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर गति करती है, वो लगातार एक निश्चित समय होता है उसका, और वो अपने पथ पर लगातार गति करती रहती है। यह देख सकते हैं आप चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर की गति जो होती है, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, जो उसकी गति होती है, क्योंकि उनका क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल होता है जिसमें वो लगातार गति करते रहते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उनकी जो गति होती है वो आवर्ती गति कहलाती है। देखिए अब यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि इनमें से जो कुछ गति, जैसे हमारे चारों ओर जो उपस्थित वस्तुओं में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की गतियाँ देखी जा सकती हैं। इनमें से कुछ गतियाँ ऐसी भी होती है जिनमें कोई एक वस्तु एक ही पथ पर निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को बार बार दोहराती है। ऐसी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। जबकि देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी गति क्या होती है, एक ही पथ पर बार बार दोहराई नहीं जा सकती। इस प्रकार की गति को हम अनावर्ती गति कहते हैं। अगर मान लीजिए एक निश्चित समय अंतराल पर कोई अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है, तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे, आवर्त गति या आवर्ती गति। अगर कोई निश्चित समय अंतराल पर अगर अपनी गति को बार बार नहीं दोहराता है, तो उसकी गति को हम बोलते हैं अनावर्ती गति। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में, इस बुक में जो हम पहले भी काफ़ी सारी गति के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि सरल रेखा में गति, प्रक्षेप्य की गति। ठीक है, अब इनसे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आवर्ती गति है, दोलनी गति है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आवर्ती गति, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अगर अपनी गति को दोहराता है, तो उसकी आवर्ती को आवर्ती गति कहते हैं। और जिस भी समय अंतराल पर वो उस गति को करता है, उसे हम उसका क्या कहलाते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल को आप जानते होंगे कि हमने किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की यह जो गति होगी वो कौन सी गति कहलाएगी, आवर्ती गति कहलाएगी। और तथा एक चक्कर पूरा करने में इसे कितना वर्ष का समय लगता है, 1 वर्ष का समय लगता है, जो इसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, गति कर रही है, तो इसलिए पृथ्वी की जो गति कहलाएगी वो सरलावर्त गति कहलाएगी। और जो ये जितना जैसे कि टाइम लेती है, 1 वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है, तो इसके द्वारा जो लगा हुआ समय होता है उसे हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करने वाले हम दोलनी गति या काल्पनिक गति। ठीक है, दोलनी गति या काल्पनिक गति। देखिए इस गति को क्या बोलते हैं, अगर हम कहने लगे कि कोई पिंड है, अगर वो निश्चित समय अंतराल पर एक ही पथ पर क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर कोई मान लो गति कर रहा है, अगर वो एक बिंदु के चारों ओर मतलब इधर उधर गति कर रहा है, तो उसकी गति को हम बोलते हैं दोलनी गति या काल्पनिक गति। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे पास जो दीवार की घड़ी होती है, उसमें जो एक लोलक होता है, वो जो हिलता रहता है, जो वो गति करता है, वो क्या करता है, वो सुई के चारों ओर लगातार अपनी गति करते रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा जो गति की गई होती है उसे हम दोलनी गति अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। देखिए किसी पिंड या कण की साम्यावस्था के इधर उधर होने वाली आवर्ती गति को काल्पनिक या दोलनी गति कहते हैं। आयाम कम होने पर यह काल्पनिक गति, जैसे कि ठोस के अणुओं की अपनी साम्यावस्था के इधर उधर, एवं आयाम अधिक होने पर, आयाम होता है अपने अधिकतम मान तक पहुंचना, जो उसका उच्चतम मान होता है, यह दोलनी गति कहलाती है। जैसे सरल लोलक की जो माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलनी गति होती है, स्प्रिंग से लटके पिंड की दोलनी गति, स्प्रिंग से अगर कोई चीज़ को हम लटका देते हैं तो वो इधर उधर गति करने लगती है स्प्रिंग के चारों ओर,
अतः वह नियत बिंदु जिसके इधर उधर यह वस्तु गति करती है उस वस्तु की माध्यावस्था या साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है। दोलनीय गति में पिंड का जो अपनी साम्य स्थिति होती है वो ओ से ए की ओर माना जा सकता है, जैसे यहाँ पर नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है। देखिए आगे, जो हमारे पास एक दोलन पूरा करने में, जैसे कोई पिंड है अगर मान लो यहाँ पर है, अगर वो ऐसे हमने यहाँ लटकाया हुआ है तो वो इधर भी गति करेगा और इधर भी गति करेगा, इधर करेगा इधर करेगा, तो इसके द्वारा जो गति होगी वो कौन सी गति कहलाएगी? वो गति कहलाएगी हमारी दोलनी या काल्पनिक गति। और एक दोलन को पूरा करने में यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया, यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया, ये इसका एक दोलन कहलाएगा। इस दोलन को पूरा करने में लगा समय दोलन काल, यह इसका आवर्तकाल कहलाता है। साम्य स्थिति में किसी एक और पिंड का अधिकतम विस्थापन दोलन का आयाम कहलाता है। जितना भी वो अपने अधिकतम मान तक, जैसे यहाँ ये पहुँच रहा है, यहाँ से अगर हमने छोड़ा गया है तो यहाँ तक ये अपने अधिकतम मान तक पहुँच रहा है या इधर अधिकतम मान तक पहुँच रहा है, तो इसका जो अधिकतम विस्थापन होगा वो क्या कहलाएगा? इसका आयाम कहलाता है। दोलनीय गति के देखो उदाहरण दिए हुए यहाँ पर, दीवार घड़ी के लोलक की गति, लोड स्प्रिंग की गति, स्वरित द्विभुज की गति, झूला झूलती लड़की गति। क्योंकि झूला जब झूलते हैं तो आपने देखा होगा कि लगातार आगे पीछे जो हमारी झूला टंगी होती है जिससे उसका जॉइंट होता है, वहाँ पर वो लगातार उसके इधर उधर गति करती रहती है। तो वो गति भी हमारी कौन सी होती है? दोलनी गति कहलाती है या काल्पनिक गति। उसके बाद पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र में रखी दंड चुंबक की गति। आपने देखा होगा अगर कोई हम स्वतंत्र अवस्था में कोई भी अगर दंड चुंबक मतलब चुंबक को लटकाते हैं तो वह एक प्रकार की गति करता है। क्यों? कि जिस गति को हम दोलनीय गति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो है सिर्फ और सिर्फ चुंबक, आपने सुना होगा चुंबक सिर्फ और सिर्फ जब किसी चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो वह नॉर्थ और साउथ की, उत्तर और दक्षिण की दिशा ही प्रदर्शित करती है और इधर ही नॉर्थ से साउथ की ओर वो चलती रहती है। तो इसलिए उसके द्वारा की गई गति कौन सी होती है? दोलनी गति। सरल लोलक तथा स्प्रिंग के लोलक की दोलनी गति, ये दोनों ऊपर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक होती है सरल आवर्त गति। कौन सी होती है? सरल आवर्त गति। देखिए जो कोई पिंड है अगर वो लगातार क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर रेखा में इस प्रकार गति करे कि कण पर कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो त्वरण की दिशा में सदैव उस वस्तु के निर्दिष्ट होता है जहाँ त्वरण का परिमाण उस निश्चित बिंदु के कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। आप देखिए हम कैसे जान सकते हैं, जैसे कि सरल आवर्त गति हम कहते किसे हैं? ये एक प्रकार की दोलनी गति होती है, मतलब ये भी कैसी होती है? दोलनी गति होती है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? इसमें जो गति करने वाला जो कोई पिंड होता है, जैसे कोई पिंड है अगर वो गति कर रहा है, अगर वो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, अगर वो गति करता है तो उस पर जो लगने वाला प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन बल किसके समानुपाती होता है? उसके विस्थापन के, उसकी गति में जितना भी विस्थापन होगा वो उस पर लगाए गए प्रत्यानयन बल के समानुपाती होता है। अगर हम बात करने लगे बच्चों कि हमारे पास देखिए यदि हम कहने लगे कि पिंड पर जो लगने वाला बल हमारा F हो, प्रत्यानयन बल, और विस्थापन क्या हो? y हो, तब जो बल हमारा किसका होगा? विस्थापन के समानुपाती होता है, माइनस के y। ठीक है। अब ये जो माइनस है ये क्या है? ये ऋणात्मक किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो हमेशा विस्थापन की जो दिशा होगी वो बल के विपरीत होगी। ये जो माइनस ऋणात्मक प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? कि ये जो हमारे बल की दिशा होगी सदा विस्थापन के विपरीत होती है। या हम अगर यहाँ से देखिए प्रोपोजन हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे के, क्या लगाएंगे? के। ये हमारे यहाँ फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं सरल आवर्त गति में विस्थापन की समीकरण की। सरल आवर्त गति में अगर कोई भी पिंड अगर मान लो गति करता है सरल आवर्त गति, तो उसका जो विस्थापन होता है उसमें उसकी समीकरण क्या होती है, अगर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सरल आवर्त गति में विस्थापन की समीकरण निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई हमने पिंड लिया हुआ है, यहाँ पर जैसे कि हम कह सकते हैं कि माना कोई हमने पिंड P माना हुआ है, जो कि एक वृत्त का जो A इसकी त्रिज्या है, इस पर किससे कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। ठीक। हम मानते हैं कि अगर वो t समय में इसका कोणीय विस्थापन कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। देखिए अब ये कहाँ से आया हुआ है? तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए कोणीय चाल से कर रहा है, चल रहा है तो ओमेगा। ठीक। दूरी कितनी तय कर रहा है यहाँ पर? थीटा। समय कितना ले रहा है? टी। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? ओमेगा टी निकल करके आ जाएगी। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जो है हमने सिर्फ मिलाया है एक पिंड, हमने पॉइंट माना हुआ एन, जहाँ से पी से हमने सिर्फ मिलाया हुआ, वही ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। अब हम करने क्या वाले हैं, देखिए यहाँ पर एक हमारा त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज। यहाँ से अगर आप देखें तो कौन सा, ओ एन पी लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ओ एन पी में, ठीक है। अब ओ एन पी में देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन सी भुजाएं ज्ञात है, एक तो हमें लंब ज्ञात है और एक यहाँ पर जो हमें कर्ण जो त्रिज्या है ये ज्ञात है। और लंब और कर्ण कौन से कोण में आते हैं, साइन में आते हैं। तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, हमारे पास जो लंब है वो कितना है, लंब ये देखिए वाई है, लंब जो है देखो यहाँ पर क्या वाई है, ठीक है। और कर्ण क्या है यहाँ पर हमारा ए है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख सकते हैं। देखिए लंब की वैल्यू हमने रखी कितनी, वाई, और हमारे पास कर्ण कितना था ए। अगर यहाँ से देखिए हम वाई की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पढ़ा ये रहा, थीटा इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा टी। तो अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दें ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर हमारी समीकरण निकल के आ जाती है, अगर कोई भी पिंड सरल आवर्त गति करता है तो उसके जो विस्थापन की समीकरण होती है y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगर सरल आवर्त गति में हमें समय विस्थापन का ग्राफ बनाना हो, सरल विस्थापन जो सरल आवर्त गति है अगर उसमें हमें विस्थापन और समय का ग्राफ दिखाना हो तो किस प्रकार दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सरल आवर्त गति में हम समय विस्थापन का ग्राफ खींचने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए सरल आवर्त गति क्या होती है, अपने अधिकतम मान तक और न्यूनतम मान तक दोनों तक पहुंचती है। जैसे हम कोई पिंड को मान लें, वो देखिए अगर यहाँ से हमने लटकाया हुआ है तो वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। यहाँ पर इसका कितना होगा न्यूनतम मान, तो यहाँ कितना होंगे इसके अधिकतम मान होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो ऊपर को दर्शाया गया है वो हमारे विस्थापन को दर्शाता है, जो नीचे इधर की साइड दर्शाएगा वो हमारे हमेशा समय को प्रदर्शित करेगा। तो कोई अगर पिंड सरल आवर्त गति करता है तो देखिए पहले वो न्यूनतम से चलेगा, यहाँ जीरो होता है, अपने अधिकतम मान तक पहुँचेगा, फिर जीरो पर आ जाएगा, फिर वो नेगेटिव में जाता है, फिर वो पॉजिटिव में प्लस, फिर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ जीरो है, ऊपर को चलेगा प्लस में, नीचे को चलता माइनस में, पहले जीरो से अपने अधिकतम मान तक पहुँचेगा, फिर जीरो वो धनात्मक में पहुंचता है, फिर जीरो से जब अधिकतम मान तक पहुंचेगा फिर ऋणात्मक में एक चक्कर लगता है। और सरल आवर्त गति हो या दोलनीय गति, इनमें जो यहाँ तक का एक चक्कर कहलाता है पूर्ण चक्कर कहलाता है, कि एक पिंड जो होता है पूर्ण चक्कर प्रदर्शित करता है। क्योंकि आप जानते हैं ओवरऑल जो हमारी डिग्री होती है 360 डिग्री होती है। अभी यहाँ से यहाँ तक गया तो 180 और यहाँ से यहाँ तक गया तो 180, तो टोटल कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। देखिए विस्थापन की समीकरण में, विस्थापन समीकरण भी हम पढ़ चुके हैं, विस्थापन समीकरण y बराबर ए साइन ओमेगा टी। देखिए ओमेगा की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, कितनी आ जाएगी y बराबर ए साइन 2 पाई अपॉन टी, इनटू में यहाँ पर हमारे पास t है, ठीक है। ये इसके पास समीकरण होती है और ये होता है इसका ग्राफ। अगर कभी आपसे सरल आवर्त गति के समय विस्थापन का ग्राफ पूछा जाए तो आप इसे बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज आपको यही सब कंप्लीट करना है और उससे आगे आपको कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको हम कल करेंगे। कल उसमें कुछ डेरिवेशंस हैं जो सरल आवर्त गति में वेग की समीकरण को स्थापित करना है और त्वरण और विस्थापन में सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको है कुछ इसमें टॉपिक्स हैं सरल आवर्त गति के ऊपर, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इनके लिए संपूर्ण ऊर्जा के लिए व्यंजक है, तो वो आपको कल पढ़ करके आने हैं। थैंक यू।